नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 22 तो अभी झांकी है, 2024 अभी बाकी है। जी हां, लोकसभा चुनाव अभी होने हैं और उससे पहले जो ये विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उन्होंने कई संदेश दे दिए हैं। पहला संदेश तो ये कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में कमजोर नहीं है, कहीं पर भी कमजोर नहीं है। वो अगर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगी तो फिर वो आगे निकल जाएगी, हर किसी को पीछे छोड़ देगी। गुजरात इलेक्शन में जिस तरह से उसने जीत दर्ज की है वो इसका प्रमाण है। इसके अलावा विपक्ष भी कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर हल्के में लेगी विपक्ष को तो भी खतरा है, क्योंकि हिमाचल में जिस तरह से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है उस बात का प्रमाण है। दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन हुए, उसमें जैसे आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है वो इसका प्रमाण है। तो ऐसे में 24 में क्या होने वाला है, क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है, इन चुनाव से क्या निचोड़ निकलता है, इसको जो है विस्तार में जानेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, क्या निचोड़ देख पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत, कांग्रेस भी मजबूत, आम आदमी पार्टी भी अपने स्तर पे मजबूत, सब मजबूत हैं यहां पर। देखिए, जब गुजरात चुनाव के लिए एक वोट भी नहीं डाला गया था, उसी वक्त हम लोगों ने चर्चा में ये बात कही थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को एज है, भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। हमारा प्रेडिक्शन उस चीज को लेकर जितनी भी वीडियोस हैं सब सही साबित हुआ। जहां तक हिमाचल को लेकर के हिमाचल को लेकर कांग्रेस के लिए, और वो हुआ। तो गुजरात में जो जीत है वो कुछ इस तरह से है कि आप अपने होम ग्राउंड पर अच्छी जीत दर्ज कर रहे हैं। आप एक बहुत राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, और एक राज्य स्तर के मैच में खेलकर आपने जीत बहुत बड़ी दर्ज की है। तो इसीलिए गुजरात चुनाव जाहिर है कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एक ऐसी पहचान देता है जो प्रधानमंत्री से भी ऊपर की पहचान है। पर वो पहचान सिर्फ काफ़ी होगी 2024 के लिए, ऐसा नहीं है। और वो इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जो दूसरे ग्राउंड्स हैं जहां पर खेलने का अवसर मिला भारतीय जनता पार्टी को, तो वहां पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद जीत हासिल नहीं हुई। जैसे कि दिल्ली में जो लोकल पोल्स हुए, या फिर इसके पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, या फिर गुजरात में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, या फिर उससे पहले हम अगर देखें तो कई राज्यों के चुनाव हैं। मसलन जो बंगाल में चुनाव हुए थे, या इस तरह के जो चुनाव सामने आते हैं। पर हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो सत्ताधारी दल 2014 के पहले हुआ करती थी उसको इस स्थिति में पहुंचा दिया अपने दम पे कि वो 2018 के बाद हिमाचल चुनाव पहला वो विधानसभा का चुनाव है जो वो जीत पा रही है। कांग्रेस 2018 में उसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीता था और कर्नाटक भी जीता था। उसके बाद वो फिर नहीं जीत पाई थी। तो ये शख्सियत तो उन्होंने पैदा की है अपने आप। कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी का जो है शक्ति परीक्षण हो गया, क्योंकि यूपी के बाद कहा जा रहा था कि प्रियंका में भी दम नहीं है, वो भले ही कितना दम दिखा ले, लेकिन प्रियंका ही गई गांधी परिवार से वहां पर और उन्होंने कर दिखाया। इस सवाल का उत्तर हाँ भी है और नहीं भी है। देखिए, प्रियंका गांधी वहाँ की रेजिडेंट हैं। रेजिडेंट ना कहूँ तो कम से कम ये इतना तो कह ही सकता हूँ कि वहाँ वो रहती हैं, उनका घर है वहाँ शिमला के पास। और उन्होंने 2 सभाएं की। उनकी मौजूदगी जाहिर है बहुत अहमियत रखती है, पर जितनी सभाएं होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री की जितनी हुई, क्या उतनी हुई? उतनी तो ये है, उतना जोर तो किसी पार्टी, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी में ही किसी दूसरे नेता ने नहीं लगाया। उसकी आधी भी हुई क्या? हाँ, नहीं। हाँ। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या उस तरह से आप उन्हें क्रेडिट, लेकिन यह है कि देखिए गांधी परिवार और उनकी वहाँ मौजूदगी और उनका एक भाषण तो असर तो देखिए करता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा का भी असर वहाँ हुआ है। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, है ना, फेलियर हैज नॉन। अब वहाँ पर जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है गुजरात में। तो ऐसे में इस बात को मानिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की एक लकीर खींची है, उससे बड़ी लकीर खींचना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 2024 ही नहीं, आने वाले जो कई राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें भी एक उम्मीद मुझे कहीं ना कहीं जो लोग नाउम्मीद हो गए थे कि बिल्कुल कांग्रेस
हाशिए पर चली गई है, कांग्रेस अब बिल्कुल काम की नहीं रही है, आम आदमी पार्टी उनकी जगह ले लेगी, वो सारी चीज़ें, ये जो सवाल थे ये थोड़े से कम हो गए एक जीत से। आम आदमी पार्टी की भूमिका पर विचार करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही इस सवाल का उत्तर बहुत आसानी से दिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने देखिए दिल्ली में जैसा प्रदर्शन किया वो तब किया जब उसके ध्यान को एक तरह से उनके नेताओं को दिल्ली और गुजरात के बीच बंटना पड़ गया। उन्होंने हिमाचल तो करीब करीब छोड़ ही दिया था। तो एक तो वो है, बावजूद उसके कि उन्हें गुजरात में इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, वो दिल्ली पे ध्यान दे रहे थे और सफ़र हुआ। दूसरा, उस वक्त जितने वीडियोज सामने आए सत्येंद्र जैन के, उसका अपना एक असर, एक छापेमारी सिसोदिया को लेकर जिस तरह से हंगामा, पर ये जो वीडियो तो इन मौके पर आने लग गए थे सामने, तो क्या होता है लोगों के मस्तिष्क पर आते हैं। इसका एमसीडी से कोई ताल्लुक नहीं है, पर फिर भी जो इलेक्शन होते हैं वो तात्कालिक वजहों से जीते और हारे जाते हैं, ऐसी भी मान्यता है। तो उसमें एक तो ये, तीसरा ये है कि बहुत अगर आप संजीदगी से देखेंगे तो ये आफताब श्रद्धा कांड जो एकदम इन मौके पर आया, और मैंने गुजरात में देखा सुरक्षा का मुद्दा ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच था। रोजी रोटी और बाकी मुद्दों से इतर उन्हें सुरक्षा का मुद्दा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता था। अब ये काल का संयोग है कि ये घटना भी उसी वक्त घटी, और जिस तरह से उसने पोलराइजेशन का काम किया है या किया होगा, है ना, वो भी कई सीटें दिल्ली और गुजरात में तय करने में सहायक रहा होगा। गुजरात तो ऐसी जगह है जहां पर हिंदू मुस्लिम को लेकर जो पोलराइजेशन होता है, होता आया है, पोलराइजेशन होता है और वहां की वो सच्चाई है। तो ये सब घटनाएं हुई, तो उसमें आम आदमी को फायदा या नुकसान जो भी हुआ है वो अपनी जगह, उनकी भूमिका को आप अब गुजरात में ले जा करके देखिए। गुजरात में क्या हुआ कि जब वो गए तो हम लोगों ने ये सोचा था कि वो पूरी तरह से कांग्रेस को रिप्लेस कर देंगे। तो कांग्रेस को अगर रिप्लेस करेंगे तो फिर 1-on-1 फाइट भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस अभी भी 28% वोट लेकर के एक मजबूत दल के तौर पर वहां बनी रह गई। 28% वोट कोई कम वोट तो होते नहीं है। सीटें 17 ही रह गई। अब सीटें 17 रह गई हैं, और नहीं, पर उसको वैसे अगर आप विपक्ष बनने के लिए उनको सीट अगर कम आप बता रहे हैं कि और वोट परसेंटेज न देखें, तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी करीब करीब हिमाचल में उतनी ही वोट पाई है जितना कि कांग्रेस ने पाया है। 0.9% का ही अंतर है। तो वोट परसेंटेज हिमाचल में हालांकि बहुत ही क्लोज फाइट थी और बहुत कम वोटों के अंतर से जो है ये सारी चीजें हुई हैं। वहां पर बहुत छोटे छोटे अंतर से जो प्रत्याशी हैं वो हारे हैं। राज्य है, छोटा राज्य। तो देखिए क्या हुआ कि 27-28% वोट कांग्रेस को अभी भी मिले, 13% वोट आम आदमी पार्टी ने वहां लिए। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये 41% के पास पहुंचती हैं, जो कि पिछले चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत था। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को वही वोट मिला या उतना ही वोट मिला जो कांग्रेस को मिलना चाहिए था, कांग्रेस के कटे वोट? मैं ये भी नहीं कहूंगा, क्योंकि उसमें जाहिर है कि कुछ इन्होंने बीजेपी के भी काटे होंगे, जैसे कि सौराष्ट्र के क्षेत्र में और कच्छ के क्षेत्र में जो पटेल वोट्स उनको मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोट सीटें लेकिन 5 ही उनके और खाते सीट में उन जगहों पर नहीं आई हैं जहां उनको वोट मिले हैं। सीट आई है उनको, कुछ ट्राइबल बेल्ट में आ गई। उनके सारे बड़े नेता तो हार ही गए। यशोदान गढ़वी हार गए जो कि मुख्यमंत्री के चेहरा थे। अल्पेश कथीरिया हार गए जो कि वराछा सबसे मजबूत सीट मानी जा रही थी उनकी सूरत में। उनके खुद के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया हार गए, जो कि कहा जा रहा था। इन 3 नामों को वो बड़ा अहमियत दे दे के कह रहे थे, बार बार स्टेज पे नाम मिले रहे थे। ये सारे जो है ये पटेल नेता थे, ये लोग हार गए चुनाव, पर इन्हें इस इलाके में वोट मिले जो परसेंटेज को इनका ऊपर लेकर के गए। उस तरफ जहां जीते हैं वहां पर बहुत ज्यादा वोट इनको मिले नहीं है। सीटें जीत गए हैं क्योंकि इंडिविजुअल उम्मीदवार मजबूत थे। तो हुआ यूं है कि वोट डिवीजन हुआ है, और वोट डिवीजन की वजह से ये प्रचंड बहुमत जो है वो शेप हुई है। देखिए, विनर तो विनर होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत को आपको श्रेय तो देना होगा, पर वो जीत हुई कैसे है उसको अगर हम देखें तो जहां जहां त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। बहुत स्पष्ट 30 सीटें तो दिखाई पड़ती हैं जहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लड़ रहे थे। बेशक कई सीटें हैं बीजेपी की, वो इसलिए हार गई क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी थी, लेकिन वो सीटें कम हैं। नेशनल पार्टी का दर्जा अब आम आदमी पार्टी के खाते में।
अब कांग्रेस की जगह, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काट रही है, सिर्फ कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, लेकिन हमने दिल्ली एमसीडी में देखा कि वो सिर्फ कांग्रेस के लिए नुकसानदायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नुकसानदायक है और उनके वोट भी वो काट सकती है कहीं भी हो। तो अब नेशनल पार्टी का तमगा मिल जाना, उसके बाद ये भी हो जाना कि वो एक विपक्ष के तौर पर अपने आप में मजबूत है। गुजरात में जाकर पहली बार में 13% के करीब जो है उन्होंने वोट शेयर लिया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल। देखिए, नवी पार्टी है जो कि राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है और कांग्रेस और बीजेपी की तरह अब वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कह सकती है। और ये आपको यहाँ बताना ज़रूरी है कि कुछ तो राष्ट्रीय पार्टियाँ जो हैं वो शिथिल हो चुकी हैं। बीएसपी, जहाँ अब लेफ्ट पार्टीज की भी रख लीजिए, वो भी राष्ट्रीय हैं लेकिन शिथिल हैं। तो इस तरह के पार्टियों को देखिए, इन सबसे बहुत आगे की पार्टी आम आदमी पार्टी हो उभरती हुई। दिल्ली, उसके बाद पंजाब, उसके बाद गोवा में उसने जो वोट परसेंटेज लिया और फिर गुजरात में जो लिया, तो चारों मिलाकर के वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। तो अब वो जिस चुनाव में भी जाएगी तो एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर वो चुनाव में उतरेगी। एक तो ये उनको फायदा हो जाता है। दूसरा ये भी है कि उन्होंने जो राजनीति की ऐसे वक्त में जबकि बीजेपी ने मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति को अपने में समाहित कर लिया है। पहले बीजेपी को कमंडल की राजनीति से आइडेंटिफाई किया जाता था, लेकिन जिस तरह से वो ओबीसी वोट बैंक में घुसे हैं, जिस तरह से वो ओबीसी वोट, देखिए बिहार में बाय इलेक्शन जीत गए, आरजेडी जेडीयू एक तरफ है फिर भी जीत गए। तो जिस तरह से वो ओबीसी वोट बैंक में उन्होंने प्रवेश किया है, तो मंडल और कमंडल अब सब बीजेपी के भीतर घुस गया है। तो इसके जवाब में कोई मॉडल जो है वो सपा आरजेडी जैसी पार्टियों के पास नहीं है। कोई मॉडल कांग्रेस लेकर के आ नहीं पा रही है। वो जब ज्यादा सेक्युलरिज्म की बात करती है तो लोग कहते हैं कि ये तुष्टीकरण वाली पार्टी है। गुजरात में मैंने महसूस किया, कहते लोग ये प्रो मुस्लिम पार्टी है। तो उनको मिल ही नहीं रहा है। सामाजिक न्याय का मॉडल खत्म कर दिया, क्योंकि बीजेपी ही देने लग गई है सामाजिक न्याय। जब उसने मंडल और ओबीसी को भी जगह देनी शुरू कर दी और ओबीसी ने उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। मुस्लिम्स ओवैसी को नकार गए। हाँ, वो भी एक अपना एंगल है। अब इनके पास कोई मॉडल नहीं है जो बीजेपी के विरोध में खड़े हैं। कांग्रेस के पास कोई मॉडल नहीं है। समाजवादी राजनीति करने वाली, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू, कोई मॉडल सामने नहीं रख पा रही हैं। पहले तो उनके पास था ना मंडल, अब तो मंडल को भी इन्होंने अपने अंदर रख लिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक मॉडल के साथ आ गई है और वो मॉडल है रेवड़ी, फ्री मॉडल। अब देखिए, इधर मंडल कमंडल सब आप रखिए, हिंदुत्व सब रखा है, इन्होंने रेवड़ी खड़ा कर दिया है। तो आप आज भले 13% देख रहे हैं उनको, हो सकता है कि आने वाले चुनाव में अगर कोई मॉडल सामने नहीं खड़ा कर पाते हैं बाकी के दल, तो 2024 में ये मॉडल लेकर के अरविंद केजरीवाल देश भर में घूम सकते हैं। अब तो वैसे भी वो राष्ट्रीय पार्टी हैं, कहीं भी जा करके ये बात अपनी कह सकते हैं और ये अपने आप में गजब की बात होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक फिलॉसफी, क्या दल जो होते हैं या चुनाव जो होता है वो एक संगठन, उसका नेतृत्व और उसकी विचारधारा, इन तीन चीजों से तय होता है। तो संगठन के रूप में आम आदमी पार्टी कमजोर, भारतीय जनता पार्टी मजबूत, वो भी एक चुनाव में असर हुआ है ना। नेतृत्व, बहुत सबल नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है और उतना नहीं तो एक नेतृत्व तो आम आदमी पार्टी के पास भी है ना। और सबसे बड़ी बात है विचारधारा, जो उनके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को तय करेगी। हिंदुत्व की विचारधारा सबसे बड़ी विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के। उसके जवाब में वो पब्लिक वेलफेयर का एक फ्री वाला जो मॉडल है उनका, फ्री मॉडल, वो लेकर के आ गए हैं। तो इसीलिए 2024 के नैरेटिव को क्या ये शेप करेगा आने वाले में दिनों में हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि हिमाचल में हुई है जीत, पर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस कोई मॉडल डेवलप करने में सफल हुई है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब ना है। भारत जोड़ो यात्रा क्या कुछ डेवलप कर पा रहा है? अभी तक की यात्रा में आपको कुछ नजर आता है क्या? मुझे नजर नहीं आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि वो वही मुद्दे, वही चीजें बार बार दोहरा रहे हैं और उसको भी कुछ नए अंदाज से दोहरा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। देखिए, वो बातें तो कह रहे हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, राहुल गांधी, और भीड़ उनके साथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लोग बाग जुड़ रहे हैं उनके साथ। पर यह है ना कि आप बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहे हैं
पर हकीकत है क्या? क्या आप एक नया नैरेटिव खड़ा करने में सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? इस पर आपको देखा जाएगा। ये 2014 से पहले यही मुद्दे थे और हाँ, अब हो रहे हैं, अब 2024 से पहले भी वही मुद्दे हैं। बीजेपी ने कैसे भुनाया था उन मुद्दों को, कांग्रेस नहीं भुना पा रही है, ये एग्जाम्पल हमारे सामने है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप नीतीश और केजरीवाल से compete कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष में भी तीन चेहरे अब स्पष्ट तौर पर नजर आने लगे हैं। केजरीवाल एक विपक्ष का बड़ा चेहरा बन गए हैं। नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा सदा से बड़े थे, जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तो छोटे हो जाते हैं, बीजेपी से वो अलग होते हैं तो वो बड़ा चेहरा रहते हैं। और उन्होंने दिल्ली आकर के और घूम घूम करके अपने आप को पोजीशन किया है वो। अब ऐसे, और ये दोनों उस जगह पे आना चाह रहे हैं जिस जगह पर कांग्रेस हमेशा से बैठी हुई थी, कम से कम पिछले चुनाव तक। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो यात्रा है दरअसल अपने आप को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित करने की कोशिशों का ही नतीजा है? क्योंकि जब आप मुख्य विपक्ष रहेंगे तभी तो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेंगे। कोई गठबंधन सभी विपक्षी दलों में हो रहा है, इस बात की भी संभावना अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। सो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन ऑपोजिशन लीडर्स, और उसमें ये तीन चेहरे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको हराना है तो आप गुजरात और हिमाचल में एक्टिव कैंपेनिंग करेंगे। 2017 में जिस तरह का राहुल गांधी ने कैंपेनिंग किया था, जबरदस्त किया था, उसका नतीजा सामने आया था। इस बार मैंने देखा कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम वोट देना है हमें कांग्रेस को तो हमें क्यों दें, कि हम आम आदमी पार्टी को दे देते हैं। वोट डिवीजन तो ऐसे ही होता है ना। तो आम आदमी पार्टी अब नीचे नहीं जाएगी, वहां से वो आगे ही बढ़ेगी। तो वोट के क्षरण को कैसे आप रोकिएगा, ये सोचने के बजाय या इसको रोकने के बजाय और वहां कैंपेन करने के बजाय आपने गुजरात में यात्रा भी नहीं गुजारी। तो ये एक प्रश्न आपसे किया जाता है, राहुल गांधी से किया जाता है। हिमाचल वो गए नहीं तो वहां पर के चुनाव, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कांग्रेस के सोशल मीडिया पर तो लोग ये कह रहे थे इसीलिए जीते हैं क्योंकि राहुल नहीं गए। नहीं, ये तो खैर गलत होगा कहना, क्योंकि जहां पिछली बार वो गए थे तो सीटें ज्यादा आई थी। पर ये तो तय है कि जाना तो पड़ता है। यू कैनॉट बी सिलेक्टिव अबाउट इलेक्शंस कि 2017 वाला मैं लड़ूंगा, 2022 वाला मैं नहीं लड़ूंगा, 2024 वाला मैं लड़ूंगा। क्योंकि आप नेतृत्व हैं, उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं एक तरह से। 7 काम है ना, तो जैसे बीजेपी वाले कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। तो अब एक स्थिति बनती जा रही है इस चुनाव के बाद। हालांकि इट्स टू अर्ली, अभी भी मुश्किल है कहना। हालांकि अभी चुनाव और भी होने हैं और राज्यों में भी चुनाव। मजबूत सा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का अभी की स्थिति में ज्यादा मजबूत हो। अभी स्थिति में, अभी की जो ओवरऑल स्थिति है, चुनाव हुए हैं ताजे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत है, वो अपने पे करने पे आती है, तो किया है उसने। एमसीडी के इलेक्शन में भी वोट परसेंटेज बढ़ा है, इस बात को मानना पड़ेगा। सीटें उनके भले कमाई है थोड़ी सी। हिमाचल में कांटे की टक्कर रही और वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कांटे की टक्कर ही रही, सीटों में कन्वर्ट नहीं हुई बहुत सारी चीज़ें। गुजरात में जो प्रचंड बहुमत मिला है वो तो अपने आप में एक चीज़ है ही है। तो कुल मिलाकर जो सत्ता में बैठे हैं, केंद्रीय सत्ता में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो एक मजबूत स्थिति में है, इस बात को मानना पड़ेगा। विपक्ष में आम आदमी पार्टी एक ऐसा उभरती हुई चीज़ जो सामने आ रही है, जो 24 तक हो सकता है और बड़ी हो जाए, वो दिख रही है। दूसरा, कांग्रेस कुछ ज्यादा खास कर नहीं रही है, तो रिप्लेसमेंट अगर हम देख पा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का ही देख पा रहे हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे बीच में एक छतरी के नीचे आने वाली, तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल वो चेहरा हो सकते हैं जिसको लेकर सभी एक हो जाए। अब नीतीश अगर बाई इलेक्शन ही हार रहे हैं तो फिर वो राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो जाएंगे, इस बात की संभावना बड़ी दूर मुझे नज़र आती है। क्योंकि जब आप ये बाई इलेक्शन जैसी चीज़ें, आपका उम्मीदवार हार जाए, आप मुख्यमंत्री हैं राज्य में, तो इट्स अ वर्चुअल रिजेक्शन ऑफ योर लीडरशिप। बिल्कुल, आपको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो आप क्या राष्ट्रीय राजनीति करेंगे? दूसरे ये कि आरजेडी अब ज़्यादा उन पर हमलावर होगी, क्योंकि अब आप कमज़ोर हैं वहाँ पे। पार्टी उनकी टूट सकती है या फिर वो मर्ज कर सकती है आरजेडी में। वो राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे तो कितने प्रभावी होंगे, बहुत से किंतु परंतु और प्रश्न वहाँ पर लग गए हैं। दूसरा, अब कांग्रेस पार्टी देखिए सचमुच में एक बड़े स्ट्रक्चर वाली पार्टी है जिसकी प्रेजेंस देश के हर गाँव में है। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में नहीं है, वहाँ भी वो अच्छी स्थिति में है। जैसे तमिलनाडु में अच्छी स्थिति में है, जैसे तेलंगाना में वो लड़ सकती है, वो
इन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को फैलना है। लेकिन सवाल यही है कि नेतृत्व किस तरह से उस कार्यक्रम को तय करता है। नया नेतृत्व आया है खड़गे जी का, पर वो खड़गे जी तय करेंगे या फिर गांधी में से कोई आगे आएंगे, ये तय होना है। क्या प्रियंका गांधी सामने आएंगी? देखिए, प्रियंका गांधी के साथ जीत जुड़ गया ना, अंदर की बात जो भी हो, लेकिन जीत तो जुड़ गई ना उनके साथ। वो जीत जो यूपी में नहीं जुड़ पाया वो हिमाचल में जुड़ गया। तो जीत तो जुड़ गई उनके साथ। क्या वो आगे आएंगी और बड़ा रोल लेंगी? जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या वर्किंग प्रेसिडेंट बन जाएंगी वो, और फिर वो 2024 में बहुत मुख्य चेहरा हो जाएंगे? या फिर राहुल गांधी इस यात्रा को खत्म करने के बाद हर राज्य में घूमना शुरू करेंगे और इस यात्रा के फायदे गिनाएंगे और लोगों के बीच जाएंगे? तो ये अभी तय होना बाकी है। अब तीसरा ऑप्शन आता है अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल एक सेट फॉर्मूले पर चल रहे हैं। उनके पास एक मॉडल आ गया है फ्री मेड, लेकिन वो भटक भी जाते हैं, बताते हैं गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति, चलिए फोटो लगवा दो। वो एक होता है कि जब आप यात्रा में चलते हैं तो कई बार थोड़ा बहुत होता है, पर उनके पास एक सेट मॉडल है। हाँ, वो तो है। और एक पार्टी स्ट्रक्चर है, पर वो उनकी पार्टी स्ट्रक्चर बड़ी नहीं है, वो जमीन पर नहीं दिखती है। नेतृत्व तो है, लेकिन गुजरात में मैं देख रहा था जमीन पर साफ, क्योंकि वो हो भी नहीं सकता है ना, कैसे इतनी जल्दी। हाँ, कांग्रेस इतने सालों से कर रही है, बाकी लोग इतने सालों से कर रहे हैं, तो वो एक कमी। और 1.5-2 साल का जो वक्त है, ये बड़ा कम होता है अभी से लेकर के कि आप पूरे देश में पार्टी स्ट्रक्चर को खड़ा कर दें। तो कोई एक विपक्ष नहीं है 24 में। इस एनालिसिस का अर्थ यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है, क्योंकि कांग्रेस का ये जो ढुलमुल रवैया है ये नहीं संभलता है अगर, तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। चेहरा भले हो सकता है, और नीतीश चेहरा है, लेकिन अब कमजोर से चेहरे दिख रहे हैं। तो ऐसे में कोई एक भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई एक मजबूत विपक्ष नहीं अभी दिख रहा है। अगर ये सब मिल जाते हैं और उसमें से चुन लेते हैं किसी को, और फिर कुछ ऐसा होता है तो बात अलग हो जाती है। लेकिन अभी एक एडवांटेज इस पोजीशन में 2022 के चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को डाल दिया है, ये तो तय है। लेकिन ये 1.5-2 साल का जो समय होता है, इट्स अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, बहुत ज्यादा समय होता है। और महंगाई का रेजोनेंस है, महंगाई मुद्दे के तौर पर जमीन पर है। यह अलग बात थी कि गुजरात में उस मुद्दे से ज्यादा बड़ा मुद्दा सुरक्षा का था। नहीं, गुजरात में तो कई मुद्दे, मोरबी का मुद्दा, वहां पर बीजेपी जीत गई। ये जो मुद्दों पर जीत, आप तो ग्राउंड जीरो पर थे। हम लोगों ने कई ग्राउंड जीरो से इनसाइड स्टोरी की, वहां पर लोग बता रहे थे कि कुछ नहीं मुद्दा है, मुद्दा तो बीजेपी है, मोदी जी है। महंगाई बोलते हैं कि महंगाई है, इसको थोड़ा कम करने का ये बोलते थे। ये मुद्दा है उनके बीच। ये अलग बात है कि वो मुद्दा कन्वर्ट नहीं, या फिर दूसरे मुद्दे बीजेपी के पक्ष वाले मुद्दे इस मुद्दे से बड़े हैं। पर हिमाचल में देखिए, इन्फ्लेशन वाज एन इशू और उसने अपना असर दिखाया है। 31 सीट्स, 31 सीटों पर लोगों ने अपना चॉइस को फ्लिप कर दिया है। जो अभी बीजेपी के थे तो उसको कांग्रेस का एमएलए बना लिया, कांग्रेस के एमएलए थे तो उनको बीजेपी का। मतलब चेंजेस आए हैं उनके मिजाज में, और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर महंगाई था। तो इस तरह के मुद्दे देश में किस तरह से असर करते हैं। द एंटायर कंट्री इज नॉट गुजरात, इस बात को भी हम लोगों को समझना है। और उसके बाद ये बात कि भाई एज है, एज तो है आज की तारीख में, क्योंकि साइकोलॉजिकल एज तो बीजेपी के साथ जा रहा है। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिसमें कि एक महंगाई है और एक रोजगार का सवाल है। देखिए, धंधे वाला राज्य है गुजरात, वहां नौकरियों की कमी नहीं है। वो तो बिहार को और यूपी को और महाराष्ट्र को और राजस्थान को नौकरियां देता है। उनके यहाँ जो यूनिट्स, फैक्ट्री यूनिट्स लगी हैं, बाहर से लोग जाके वहां काम करते हैं, पर प्रांतीय लोग बोलते हैं, वहां जाके काम करते हैं। तो वहां रोजगार मुद्दा नहीं बनता है, बाकी जगहों पर तो है। तो ये मुद्दे तमाम हैं और चीजें भी तमाम हैं। और इन चुनाव ने और कंफ्यूज कर दिया है कि कौन आगे निकलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक पिलर के तौर पर खड़ी है, सामने कौन होगा, यानी कि बीजेपी वर्सेस हु, इसका जवाब हमारे दर्शक दे सकते हैं कमेंट करके। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। दर्शक हमें बताएं कि आखिरकार वो आम आदमी पार्टी को किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं, विपक्ष के रूप में, या फिर कोई और चेहरा है जिसको वो देखते हैं 2024 के लिए, क्योंकि 22 अभी झांकी है, 24 अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।